देखो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए दो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, और वो दो वर्ड एकदम समझना क्या होता है। पहला नंबर तो हम बार बार चार्ट करते हैं। अब चूंकि अभी प्रेजेंट टाइम में तो आपके पास सिर्फ एक चार्ट है, चार्ट नंबर 1। आने वाले टाइम में जब पढ़ते जाओगे कितने चार्ट हो जाएंगे? 6। तो आप चार्ट अगर नहीं पढ़ पाए, चार्ट का मतलब हमने कल ही बता चुका है, मैप है, और जो मैप नहीं जानता वो यात्रा नहीं कर सकता, मतलब उसे फिर पूछ के चलना पड़ेगा। तो चार्ट हम बार बार बोलेंगे तो दिमाग में वो समझ लो कि एकदम फिट होना चाहिए। चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 3, मतलब कौन सा मैप क्या बता रहा है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप पहला चार्ट पढ़ रहे हो, तो पहला चार्ट तो दिमाग में फिट रहना चाहिए, जैसे कि हमने अपने दिमाग में फिट रखा है। ये चार्ट हमारा पहला अभी है, फिर आगे दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट, चौथा चार्ट भी जानेंगे। चार्ट के बाद में हम एक बोलते हैं मैकेनिज्म। इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साड़ी। और इसको बोलते हैं क्रियाविधि। हमें दोनों चीज जानकर ही रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। अगर सोच लो चार्ट तुम जानते हो तभी रिएक्शन नहीं लगा पाओगे, मतलब चार्ट से सिर्फ काम नहीं चलता है। फिर दूसरा नाम क्या जानना होता है? मैकेनिज्म। मतलब सिंपली हम आपको बता दें, जैसे स्वेटर किससे बनाया जाता है? ऊन से। अगर कुछ लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं तो जानो चार्ट ही नहीं जानते हो, लेकिन अगर तुम जान भी गए ऊन से बनता है तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वेटर बुन ले जाओगे, क्योंकि बुनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? क्रिया भी, मतलब कैसे किया जाता है ये अगर जान जाओगे तब बुनने का काम हो पाएगा। जैसे आप दूसरे एग्जाम्पल में उत्तप्पम नाम सुने हो कहीं? उत्तप्पम चाइना भाषा है। कोई जानता है क्या है उत्तप्पम? उत्तप्पम चाइना भाषा नहीं है, वो साउथ इंडियन है। इडली उडली खाए हो? इडली डोसा वगैरह वगैरह यहाँ मिलता है जी नौगढ़ में। उसी में साउथ का आपका डिश होता है उत्तप्पम। ये आपके एकदम आमलेट की तरह बनाया जाता है, उड़द से बनता है। सब्जी और वेजिटेबल्स के कुछ पार्ट और उड़द और चावल के लेप को मिला के उसको, जैसे जलेबी के लिए नहीं उसको रख देते हैं कुछ दिन के लिए, वैसे 1-2 दिन के लिए रख देते हैं, फिर उससे बनाते हैं। एकदम आपके जैसे आमलेट बनता है वैसे बन के तैयार होता है, उसका नाम उत्तप्पम होता है। अब समझ लो तुम उत्तप्पम का नाम अगर नहीं सुने हो, तुम चाट ही नहीं सुने हो। अच्छा, उत्तप्पम हम समझ में आ गया ना, खाने की चीज है, रोटी का जैसा होगा, बस थोड़ा सा पोरस होगा, मतलब एकदम सॉफ्ट होगा, जैसे कि आपका आमलेट बनाया जाता है सेम टाइप लगेगा। और उसमें एकदम वेजिटेरियन होता है, वो आपके उड़द और चावल के मिक्स करके एकदम लेप बना लेते हैं और मिक्सर मशीन से उसको रख देते हैं। एक दिन बाद जब वो उसमें ईस्ट हो जाता है, थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है, तो उसको फिर आप तावे पे या किसी भी पैड पे रख के उसमें वेजिटेबल्स के कुछ पार्ट चिपका के, जैसे कि पिज्जा पे लगा होता है सेम टाइप का बनाते हैं, और बहुत मोटा मोटा बनता है सॉफ्ट रोटी की तरह, उसको वो उत्तप्पम कहते हैं। अब तो जान गए उत्तप्पम क्या है, लेकिन फिर भी नहीं बना पाओगे। इंग्लिश में भी वही कहते हैं सर। हाँ, उत्तप्पम UTTAPAM उत्तप्पम। खाने का चीज है यार, इंग्लिश बदल थोड़ा ना जाएगा, नाउन है तो नाउन का नाम नहीं बदलता है। अच्छा, इसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोले, अरे इडली को इडली बोलो इंग्लिश में, दूसरा थोड़ा ना निकलेगा उसका। ऐसे कंडीशन में आप बना ले जाओगे? नो सर। अब क्या चाहिए? अब तो बता ही दिए उत्तप्पम क्या है, कैसे बनता है। मैकेनिज्म। जब तक किसी कोई बना के बताएगा नहीं ना कि ऐसे ऐसे इसको इतना डालना है, नमक इतना डालना है, इतना गर्म करना है, हाई टेम्परेचर रखना है कि लो रखना है, किस पैन में बनाना है, किस तरह उसे गिराना है, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब माइंड में रखना क्या दो चीजें होती है, एक तो चीज को जानो चार्ट किस मैप के थ्रू रन करना है, दूसरा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कैसे करना है। तो हम लोग तो चार्ट बताते हैं 6, मतलब पूरी रिएक्शन में 6 चार्ट आपके हेल्प करेंगे, जो कि पहला चार्ट आपका लिख दिया गया है। पहला चार्ट किसके लिए बनाया गया है? हेलोएल्केन्स के लिए। हेलोएल्केन रिएक्शन हमने आपको बता दिया था कि एक कॉमन पॉइंट है जिस पॉइंट से ज्यादा रिएक्शन होकर गुजरते हैं, तो इस पे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हद से ज्यादा लगभग 80% जगहों पे इनका यूज आता रहेगा। बीच बीच में जब तक कोशिश करोगे तो बार बार आ जाया करेंगे। जैसे हमने बताया था कि बहुत ऐसी जगह होती है जहां जिसको हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन पॉइंट से कई रास्ते होते हैं। अब उस कॉमन पॉइंट पे तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, उस कॉमन पॉइंट से तुम इधर उधर हो सकते हो। ऐसे कंडीशन में फिजिक्स वाले जंक्शन भी करते हैं इसे, जहां से कई रास्ते निकलते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये टोटल किसका रिएक्शन है? हेलोएल्केन्स का। अच्छा, हेलोएल्केन होते क्या है?
वही एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो जो फ्रेम बनता था, जिसमें आप आइसोप्रोपिल, प्रोपिल, नियोब्यूटिल पढ़ते थे, उसी में एक्स जोड़ना होता है। एक्स मींस हाइड्रोजन का सिंबल है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा और उसी हिसाब से नाम भी लिखा जाएगा। अब एथिल में ब्रोमीन जोड़ोगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा, उसी में क्लोरीन जोड़ोगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा, आयोडीन जोड़ोगे तो एथिल आयोडाइड बनेगा। नाम तो अपना हिसाब से होगा, लेकिन उसी में जोड़ना रहेगा। जैसे आइसोप्रोपिल था, अब आइसोप्रोपिल में OH जोड़ा जाता था तो नाम होता था आइसोप्रोपिल एल्कोहल। फिर OH नहीं जोड़ना, एक्स जोड़ना। एक्स का मतलब चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, तो आप उस हिसाब से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कहोगे। और ये लोग 12 तरह के रिएक्शन देते हैं, जिसमें हमने बताया कि ये पहला और दूसरा रिएक्शन विथ मेटल के नाम से जाना जाता है। धातुओं से अपक्रिया, हाइड्रोएल्केन का धातुओं से अपक्रिया होती है, इसको हम विलोपन अपक्रिया बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें इलिमिनेट होता है और यहां से लेके यहां तक को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको नाभिक स्नेही अपक्रिया कहते हैं। अब इनके मैकेनिज्म को हम एक एक करके बताते हैं। 12 है ना जी, 15, 12, 13, 15। पहला देखो, पहला मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि जब आपके पास RX होगा, RX मतलब हेलो एल्केन, और तुम्हें Na ईथर का रिएक्शन कराना होगा। सोडियम मेटल से रिएक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट आपका ईथर है। ईथर यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है, काम करने नहीं आ रहा है, वो आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि जब उसको भी सॉलिड या कंसंट्रेट चीजों से रिएक्शन कराना होता है तो उसे डाइल्यूट करना होता है, किसी चीज में घोलना पड़ता है। जैसे नमक और फिटकरी का रिएक्शन कराना हो तो नमक भी सॉलिड होता है, फिटकरी भी सॉलिड होता है, रिएक्शन करेंगे? पहले उसको घोलना पड़ेगा किसी चीज में, घोल के जब मिलाओगे तब रिएक्शन हो पाएगा। तो उसको एक्वस करने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब सॉल्वेंट अपने हिसाब से लिया जाता है, पोलर में पोलर, नॉन पोलर हिसाब से जो भी की उचित होती है उसके लिए सुटेबल होती है। तो हमारे इस रिएक्शन में पानी नहीं लिया जाता, वाटर नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है? ईथर लिया जाता है। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है RR, मतलब 2 रेड के लोगों का कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाता है एल्केन। क्या बनता है? हेलो एल्केन। रिएक्शन हेलो एल्केन का चल रहा है तो हेलो एल्केन ही करेगा। किससे कर रहा है? सोडियम मेटल से कर रहा है। किस मीडियम में कर रहा है? ईथर मीडियम में। और बना क्या रहा है? एल्केन। कैसे बना रहा है? मैकेनिज्म देखो। हेलो एल्केन है कि नहीं? देखने में लग रहा है ना? नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। अच्छा, Cl रहेगा तभी नहीं, Br रहेगा तब भी हेलो एल्केन ही है, तो नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। I रहेगा तो अगर ये रिएक्शन करता है Na ईथर से, सोडियम मेटल से करता है, या प्लस करके भी लिख सकते हो, 3 पे भी लिख सकते हो। ऐसे कंडीशन में इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल किए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2। और यहाँ सोडियम मेटल के भी 2 मॉलिक्यूल किए जाते हैं। हेलो एल्केन के भी 2 और सोडियम के भी 2। मैकेनिज्म बता रहे हैं कैसे होता है ये। इसको अब अपने दिमाग में लाओ चार्ट के अकॉर्डिंग। CH3Cl ऐसे रहता है और एक CH3Cl, 2 CH3Cl आपके पास थे, 2 थे ना? 2 कर दियो तो 2 हो गया है। 2 सोडियम में से एक सोडियम यहाँ के क्लोरीन को और एक सोडियम यहाँ के क्लोरीन को निकाल लेगा, क्या बना देगा? 2NaCl। एक Na आएगा यहाँ तो NaCl, एक Na आएगा यहाँ, 2 Na आपको ऑलरेडी लेना है तो ये भी निकल गया। और इसको एज ए पोजीशन, इस पोजीशन को इस पोजीशन से जोड़ने के लिए घुमा के इसमें जोड़ दोगे तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ पाए कैसे जुड़ा? और वो बनके क्या तैयार हो गया? नाम एथेन। C2H6 है जी सर। बॉन्ड स्ट्रक्चर में एथेन C2H6 लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, आपको डिटेल में हमने बताया होगा। और आपका तैयार हो चुका है मेथिल क्लोराइड। जब रिएक्शन किया है तो बन क्या गया? जिसको मैकेनिज्म नहीं आता ना वो समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ से ये कैसे बन गया। मैकेनिज्म जानने के बाद ही आप बना पाओगे। मतलब एथेन का प्रिपरेशन हो चुका है, ये नीचे नाम लिखने वाला काम आपको करना पड़ेगा। ये हम छोड़ते चले जाते हैं, नाम कहीं नहीं लिखते क्योंकि नाम हम पढ़ा चुके हैं। और इसमें लैंग्वेज जो लिखना है उसमें ये लिखना होगा, पहले हम उपस्थिति को बताते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं? सोडियम धातु से या ईथर विलयन में, पहले लिखेंगे ईथर विलयन में जिसमें हो रहा है, ईथर विलयन में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, ईथर विलयन में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एथेन बनता है। ये इसका लैंग्वेज होता है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इन ईथर सोल्यूशन when methyl chloride reacts with sodium metal to give ethane। मतलब इस सोल्यूशन में ये इससे रिएक्ट करके ये बनाता है। आपको लैंग्वेज ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे नेम लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो आपकी कॉपी भरेगी नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, कॉपी भरना ही पड़ेगा क्योंकि जितने ज्यादा लिखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में
उतने ही बेहतर आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल उसी का बता रहे, दूसरा C2H5I। अगर इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है कि क्या बनेगा, तो हम इस रिएक्शन को देखते ही जान गए। ये चार्ट नंबर 1 का रिएक्शन विथ मेटल पार्ट का है। चार्ट नंबर 1 में सोडियम मेटल से रिएक्शन होना है, ईथर सॉल्यूशन में होना है। मैग्नीशियम कहता है इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। ये दोनों आयोडीन को निकाला होगा तो बनाया होगा 2NaI और C2H5 और C2H5 बचे होंगे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। और ये है क्या, ब्यूटेन है, C4H10 है। जोड़ के देखोगे तो क्या है, C4H10। हम देखो नाम हम नहीं लिखेंगे जी, इसका नाम एथिल आयोडाइड, ब्यूटेन, सोडियम आयोडाइड। ये इनऑर्गेनिक से नाम आ रहा है, सोडियम आयोडाइड। तो नाम हम पढ़ना अगर आता है तभी आगे करना। आगे नीचे जब भी रिएक्शन लिखो तो गैप छोड़ दो, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। अगला रिएक्शन लिखो ध्यान से। क्या हुआ जी, जगह है सर उधर भी मैं एकदम बच्चों वाला काम करके देखो कितने दयालु राजस्थान अब आई क्या प्रॉब्लम उठाते बैठ गए तो बैठे रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि हमारे पास देखो इस रिएक्शन को हमने अभी ये रिएक्शन किया था। यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन भाई समझने के लिए हमें 2 चीजें आना चाहिए, एक पूरा चार्ट और एक मैकेनिज्म। चार्ट जान भी जाओगे तो नहीं कर पाओगे अगर मैकेनिज्म नहीं आता है। और हम सिर्फ अभी पहले का मैकेनिज्म बता रहे हैं, सोडियम और ईथर वाले रिएक्शन का। सोडियम ईथर के रिएक्शन में दिमाग में तो 2 टॉपिक आ जाना चाहिए। पहला हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और सोडियम भी 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। सोडियम दोनों हाइड्रोजन को निकाल के बाई प्रोडक्ट बनाता है, अलग बना देता है और दोनों एल्किल पार्ट को पोजीशन के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि पोजीशन मिलता है। इस कंडीशन में देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी दे रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो उसको 2 करने की जरूरत, इसमें अकेले दिया था तब 2 किए थे, इसमें अकेले था तो 2 किए थे, इसमें 2 ऑलरेडी है तो इसे 2 नहीं करना पड़ेगा, बट सोडियम को तो 2 करना पड़ेगा। इसमें एक NaI के पास आएगा, NaI निकालेगा और एक NaBr, यहाँ का आयोडीन NaBr, मतलब 2 बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो सोडियम आयोडाइड और एक सोडियम ब्रोमाइड। अब आप पोजीशन को देखो क्या क्या बचा, हम बची हुई पार्ट को दिखा रहे हैं। यही बचा ना, यहाँ से निकल चुका है। और कहाँ जोड़ोगे, इस पॉइंट को, पोजीशन को इस पॉइंट पे, इसको पकड़ो, इसे घुमाओ लाओ, यहाँ से एडजस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। जान पाए कैसे जोड़े हैं, इसको ऐसे उठाए हैं, नचा दिए हैं, इस पोजीशन को इस पोजीशन पे जोड़ दिए हैं। अब आपको पता होगा कि हमारी मैकेनिज्म में कैसे जोड़ा जाता है। पहला चार्ट समझ में आ गया, पहला रिएक्शन क्या नाम था इसका, आइसोप्रोपिल आयोडाइड है, मेथिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटेन। एल्केन वाले में 4 कार्बन का, आइसो वाला है आइसोब्यूटेन। कैसे इसका नीचे तो पहले नाम लिखना पड़ेगा, वो हम नहीं करते, आपको बार बार बता रहे क्योंकि हम तो एक बार पढ़ा देते हैं, दोबारा नहीं बताते। तो नाम आप लिखने का प्रैक्टिस बनाओगे और पूरा नाम अगर आएगा तभी लिख पाओगे। दूसरा इसमें लैंग्वेज, ईथर विलेन में अभी नाम आता है तो कल लैंग्वेज लेते हैं। ईथर विलेन में आइसोप्रोपिल आयोडाइड और मेथिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड और मेथिल ब्रोमाइड की अक्रिया सोडियम धातु से कराने पर आइसोब्यूटेन बनता है। ये चीजें आपको बताना पड़ेगा। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इन ईथर सॉल्यूशन व्हेन isopropyl iodide and methyl bromide reacts to sodium metal to give आइसोब्यूटेन। तो वो चीजें आपको बताना पड़ेगा। जो नाम जानता है वो लैंग्वेज लिख लेता है, जो नाम नहीं जानता, स्कूल में जाओगे ना पहले लैंग्वेज दिखाते हैं, तब रिएक्शन बताते हैं, तब नीचे नाम बताते हैं। मतलब पढ़ाते हैं सीधा या उल्टा, रिएक्शन के बेस पे नाम होता है वो। अच्छा फिर और जान दो, फिगर कभी देखोगे वात्या भट्टी में पहले लिखाते हैं तब फिगर बनाते हैं। पढ़ना कैसे चाहिए, फिगर बनाओ, जो दिखता है उसको लिख डालो।
हम तो कभी नहीं लिखाते, हम खाली फिगर बता सकते हैं। रिएक्शन लिखने का तरीका होता है, जब भी रिएक्शन लिख रहा हो तो ऊपर 2 लाइन छोड़ दिया करो लैंग्वेज के लिए। रिएक्शन लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो नाम होता है नाम लिखो, और नाम के अकॉर्डिंग फिर लैंग्वेज लिख दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक रिएक्शन लिखने में 6 लाइन लगता है, 5 से 6 लाइन। एक लाइन तो यही ले लेगा, एक लाइन में नाम लिखोगे, 2 लाइन में आप उसका लैंग्वेज लिखोगे, 4-5 लाइन लग जाएगा, और एक पेज में 2-3 रिएक्शन लिखने में पेज भर जाता है। किसी में बनाने की विधि, आप भौतिक रासायनिक गुण 2-3 रिएक्शन लिखो, एक पेज भर जाता है, एक पेज सफिशिएंट होता है, नंबर मिल जाते हैं। अगला देखते हैं। वही रिएक्शन है ना जी, हेलोल्केन का रिएक्शन किससे है? सोडियम मेटल से, और सोडियम मेटल से रिएक्शन करने जा रहा है ये कंपाउंड का नाम आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड जो बता रहे हो कॉमन नेम है, जनरल नेम है। हम अगर नहीं याद आता ना तो दिमाग में बचो नंबरिंग करके 2-क्लोरोब्यूटेन। आईपीएससी से नाम लेंगे तो क्या नाम होगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। अब 2 कहाँ हो रहा है जान रहे हो, गिनती हम किधर से कर रहे हैं, नाम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस उस हिसाब से तो नाम लिखता है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे तुम 2-क्लोरोब्यूटेन लिख दो आईपीएससी वाला, और चाहे सिंपल में लिखो आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड है क्योंकि इस फ्रेम को आइसोब्यूटिल कहते हैं। क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, OH जुड़ा होता है अल्कोहल, Br जुड़ा होता है ब्रोमाइड। ऐसा हमने एक चार्ट में बताया है। और ये नेचर से रिएक्शन करने वाला है, मैकेनिज्म पे आते हैं। ये पहले तो वो चार्ट फर्स्ट का रिएक्शन है, पहले चार्ट का रिएक्शन ही दिमाग में आ जाती है, तो चार्ट ही भूल जाएगा तो गलत हो जाएगा। पहले चार्ट का रिएक्शन है, वो भी किस मेटल से? सोडियम मेटल से रिएक्शन है। इसके मैकेनिज्म में सोडियम के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? और हेलोल्केन को चेक कर लेते, 1 है कि 2? अकेले जिसका कट कर देंगे, 2 कर देंगे। अब दोनों सोडियम, दोनों में से क्लोरीन निकालेगा तो क्या बना देगा? बाई प्रोडक्ट तो निकल गया, बचा क्या क्या वो देखो। 2 लोग थे और आपका बचा है ये पार्ट, जो दिमाग में ये हम लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सब दिमाग में सोचना चाहिए क्या बचा क्या नहीं बचा। यही बचा ना दोनों में, इसके 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 पीसेस। अब जो एक क्लोरीन यहाँ था, एक क्लोरीन यहाँ था, ऐसे 2 पीस थे, दोनों में से एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया और एक क्लोरीन यहाँ से। दोनों सोडियम ने हाइड्रोजन पार्ट को रिमूव कर लिया है, उससे एक बाई प्रोडक्ट NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड। इनको पोजीशन के साथ जोड़ने के लिए आपको जानते हो ना, इसको इसे घुमाओ, एडजस्ट करोगे, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3। हेलो, कौन कस्टमर केयर कर रहा है? हेलो, इस प्रोडक्ट का नाम सिंपल होगा? इतने बड़े का सिंपल नहीं होता है। आईपीएससी के लिए सबसे लंबा चेन यहाँ से आओ, इसे 1 2 3 4 5 6, 3 पे मेथिल, 4 पे मेथिल, नाम होगा 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। यही तो होगा ना, ग्रुप है नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेन हो गया। ये पर पीछे 3 4 पे है 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब आप रिएक्शन के कंपाउंड को कैसे बना रहे हो वो चीजें समझ में आपके आ गया हो। पहला हो गया जी, नोट कर लो चारों। दूसरी में दूसरा पार्ट देखो जी, दूसरा मैकेनिज्म सबसे आसान है, जो कि आप देख रहे हो किस धातु से है, किस मैग्नीशियम से। आपका हेलोएल्केन पार्ट, हेलोएल्केन जो होता है वो सिर्फ 2 ही रिएक्शन करता है, 2 ही मेटल, सोडियम और हेलो। रिएक्शन नंबर 2 देखो, वो 2 आसान रिएक्शन होता है, इसमें हम सोडियम ना लेकर किस मेटल से कराते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो RMgS, इसको हम नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड। हिंदी में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। हिंदी में ग्रिग्नार्ड। इनका मैकेनिज्म सबसे आसान होता है, यहाँ मैग्नीशियम डाइवैलेंसी होता है। मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 8 2 2 बॉन्ड बनाना जानता है, और वो हमेशा हाइड्रोजन और एल्किल के बीच में 2 आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है।
मतलब CH3 अगर I लिखा है तो ये हेलो एल्केन है कि नहीं? अगर ये Mg ईथर से रिएक्शन कर रहा है, ईथर सोल्यूशन में रिएक्शन होती है तो Mg बस उसी I के पहले आ जाएगा, क्या बन जाएगा? इसका नाम चाहो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट रख दो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही इसे कहते हैं, या फिर इसके नाम के अकॉर्डिंग लिखोगे तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, उसके बीच में मैग्नीशियम नाम लेना पड़ेगा, मेथिल आयोडाइड, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसके रिएक्शन बहुत इजी होते हैं, जैसे कि आप एक लिस्ट रिएक्टेंट को देख लो। कौन सा रिएक्टेंट है ये? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कर रहे हो तो ये Mg बस उसी X के आगे हो जाएगा, याद से आइकेन पास हो जाता है, नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या सीधे सीधे नाम ना लो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर सकते हो। Mg ईथर, इसके मैकेनिज्म उससे आसान है कि नहीं? यहाँ पे Mg कहाँ जाएगा? I के पहले क्या बनेगा? CH3 Mg, इसका नाम क्या था? नियोब्यूटिल आयोडाइड, तो यहाँ नाम हो जाएगा नियोब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड। चाहो तो इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हो, नाम ना लो। दूसरे रिएक्शन का 3 एग्जांपल, ये हमने दूसरे रिएक्शन का, रिएक्शन विद मेटल के सेकंड पार्ट का मैकेनिज्म आपको बताया विद एग्जांपल। इसको भी ऐसे बोल सकते हैं सर, जब मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में उपस्थिति नहीं, उससे क्रिया कराई जाती है सर। उपस्थिति नहीं हो सकती, उपस्थिति एक अलग चीज होता है, क्रिया एक अलग चीज होता है। मैग्नीशियम वहाँ पे क्रिया कर रहा है, खाली सोडियम को बोल सकते हैं। सोडियम की क्रिया जब वहाँ पे कोई कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक जो क्रिया नहीं करता, तब उसकी उपस्थिति बोली जाती है। जैसे अमोनिया वाले में देखोगे आयरन, वहाँ आयरन रिएक्शन करता है कि आयरन रहता है, उसकी वहाँ उपस्थिति बोला जाता है परसेंट। जी सर। और यहाँ तो Mg क्रिया कर रहा है, आपके प्रोडक्ट में जा रहा है, क्रिया कराई जाती है। हो गया जी? चार्ट नंबर 1 का पहला और दूसरा रिएक्शन समझ में आ गया ना? क्या दोनों के मैकेनिज्म सेम है? सोडियम धातु से क्रिया करने पे हेलो एल्केन एक अलग मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम धातु से करने पर एक अलग मैकेनिज्म के थ्रू अलग प्रोडक्ट बना रहा है। हम देखते हैं थर्ड नंबर पे ये क्या कर रहा है, जो कि सबसे क्रिटिकल मैकेनिज्म होता है। हेलो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्कीन में, मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बन जाते हैं इसमें। कैसे बनते हैं, क्या मैकेनिज्म है वो देखिए। थर्ड रिएक्शन बता रहे हैं, थर्ड का एक स्पेशली नाम है, पहले और दूसरे को रिएक्शन विद मेटल बोलते हैं, हाथों से क्रिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इलिमिनेशन बोला जाता है, हिंदी में विलोपन क्रिया।
लेना क्या होता है KOH, लेकिन एल्कोहल के साथ। अगर एल्कोहल नहीं लोगे तो ये वाला KOH हो जाएगा, खाली KOH, और ये न्यूक्लियोफिलिक में चला जाएगा, वो अलग बात हो जाती है। मतलब KOH लेना अलग बात है, एल्कोहल KOH लेना अलग है। अगर एल्कोहली KOH लोगे तो ये वाला चार्ट फॉलो किया जाएगा, ये वाला आपका जो मैप है ये वाला आपका फॉलो होगा, एल्कोहल के साथ KOH, इसको एल्कोहलिक KOH कहते हैं। और अगर मान लीजिए खाली KOH लोगे तो ये नीचे वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला जाएगा। हम लोग यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिए हैं, इसका नाम एलिमिनेशन रिएक्शन रखा गया है। इसको रिएक्शन विथ मेटल एलिमिनेशन, और इधर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ना भी किसने ही किया। आप ध्यान से देखो इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। हेलोल्केन है कि नहीं? हेलोल्केन का रिएक्शन चल रहा तो हेलोल्केन ही आएगा। क्या नाम होगा इसका? आइसो 5 भी है। अब वो इकट्ठा लिखा हो या ओपन लिखा हो, कई तरह से लिख सकते हो। ये एथिल ब्रोमाइड है। क्या है? एथिल ब्रोमाइड। अगर इसका रिएक्शन हम कराएं KOH और एल्कोहल के साथ, चाहे हिंदी में एल्कोहल लिखो, चाहे इंग्लिश में एल्कोहल लिखो, चाहे कोई एल्कोहल ही लिख दो, ये एल्कोहल है कि नहीं? तो एल्कोहल लिख दो, या खाली ऐसे ही वाला एल्कोहल लिख दो, एल्कोहल होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में जब ये रिएक्शन करता है तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो ध्यान से देखना। KOH जो होता है वो हाई स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसमें से K पार्ट और OH पार्ट दो अलग अलग पोजीशन से इलिमिनेट करते हैं। इलिमिनेट का मतलब होता है विलोपित करना, हटाना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब किसी चीज को हटा देना। अब उसमें K भी कुछ हटाता है, और अच्छा ये उपस्थिति है, इसका प्रेजेंस है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसकी उपस्थिति से रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है। यही ना होता तो कुछ अलग होता, ये है तो कुछ अलग हो रहा है, ये नहीं होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, ये है तो इलिमिनेशन हो रहा है। इलिमिनेशन का मैकेनिज्म क्या कहता है कि अगर एल्कोहल्स है तो इसमें से KOH में से K पार्ट जो है वो आपके हाइड्रोजन पार्ट को निकालेगा, तो क्या बन जाएगा? और जो OH पार्ट है वो बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा। अब आप सोचो कि बीटा हाइड्रोजन कौन होता है? सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन। क्या? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हमारे मेन कार्बन से जस्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। मतलब समझ लो कि मान लीजिए आपका कोई कार्बनों का चेन है और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ गया, तो इसके बगल वाले जो कार्बनों पे हाइड्रोजन होगा उसको, इस कार्बन को अल्फा कार्बन, उनके हाइड्रोजनों को, जिससे कोई चीज जुड़ा हो उसके जस्ट बगल, उसके जस्ट बगल बीटा और उसके जस्ट बगल गामा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल में केवल एक ही है। ब्रोमीन आपकी इस कार्बन से जुड़ा है और इसके जस्ट बगल, तो नीचे है ना तो ऊपर है, खाली बगल में है, ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और इसके हाइड्रोजन को नाम क्या देंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अगर कोई इधर और होता ना, यहाँ तो ब्रोमीन यहाँ से जुड़ा था, ये होता अल्फा, ये होता बीटा, और इधर जाते तो अच्छा यहाँ कोई जुड़ा होता तो वो क्या रहता? अल्फा ही रहता। जिससे ब्रोमीन जुड़ा है उसके जस्ट बगल, अगर यहाँ जुड़ा होता तो भी क्या रहता? अल्फा ही रहता। क्योंकि इसमें अल्फा यही सिर्फ है। आपका K जो होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और OH जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, अल्फा में से एक हाइड्रोजन निकालेगा। तो एक हाइड्रोजन जब निकलेगा और यहाँ का OH क्या बना लेगा? H और OH मिलकर H2O बनाते हैं। अब बचा क्या क्या ये बताओ। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है CH2, और यहाँ तो CH2 पूरा है, ये तो पूरा है ना। ये ब्रोमीन निकला था यहाँ से ब्रोमीन निकल के ये गायब हुआ है K के साथ, और इसके बगल वाले हाइड्रोजन को, जो इसको अल्फा हाइड्रोजन बोले, वहां से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। अब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है, जिसके दोनों कार्बनों, इस कार्बन का हाइड्रोजन निकला है और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, तो उसमें जो बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड बढ़ जाता है। मतलब अगर सिंगल है तो डबल हो जाता है। मतलब आपका बनके तैयार हो गया एल्कीन। ये था नाम क्या? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम था? तो बन क्या गया? एल्कीन में हम बताए होंगे, उसे नाम एथीन भी कह सकते हो। IPSC के अकॉर्डिंग 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है,
तो नाम होगा एक्स में इन जोड़ेंगे एथीन। एथीन उसका आईपीएससी नाम है, एथिलीन उसका सिंपल नेम है। और आपको एल्कीन वाला चार्ट नंबर 2 में एल्कीन जब पढ़ा रहे थे तो आप 2 एल्कीन बताए थे, एथिलीन और प्रोपिलीन। तो नाम अगर आता है तो आप नाम लिख ले जाओ। ये तो जान ही रहे हो पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। अगला पूछा एलिमिनेशन है कि नहीं? फिर KOH रिएक्शन कर रहा है किससे? अल्कोहल के प्रेजेंट में। अगर अल्कोहल के प्रेजेंट में KOH रिएक्शन कर रहा है तो ये हेलोल्केन के साथ क्या होने वाला है, कौन सी मैकेनिज्म होने वाली है, वो आपको याद आ रहा होगा कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग के ब्रोमीन को निकालेगा, ब्रोमीन लिखते हो तो ब्रोमीन, आयोडीन लिखते हो तो आयोडीन, क्लोरीन लिखते हो तो क्लोरीन, कोई भी आ सकता है। कि अगर आई को निकालेगा तो क्या बना देगा? लेकिन जो OH वाला पार्ट है वो आपके बीट अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कई लोग हैं, इससे जुड़ा है आयोडीन, तो ये भी होगा अल्फा कार्बन और ये भी होगा अल्फा कार्बन। मतलब टोटल अल्फा कार्बनों की संख्या 2 है और अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या 3 यहाँ 2 यहाँ। तो उसे तो चाहिए वो अक्सर करके बीच में से लेता है। कहाँ से लेता है? डबल बॉन्ड बीच में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन फिर वहां कंडीशन है उसको डबल बॉन्ड से सटना नहीं है। मतलब कहीं यहाँ ऑलरेडी डबल रहता तब वो बीच में नहीं लेता, क्योंकि डबल डबल एक पास रहने पे वो अनस्टेबल हो जाते हैं तो स्टेरिक हेरेंस की वजह से। क्योंकि डबल डबल बॉन्ड जब दोनों पास बन जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी बढ़ जाती है। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर करने लगते हैं, जिससे टूटने का डर होता है बॉन्ड। तो अगर डबल सटने ना पाए, थोड़ा दूरी रहे, यहाँ पे डबल रहे तो चल जाएगा, यहाँ डबल रहे तो यहाँ सिंगल हो गया ना। अब यहाँ बीच में बनाएगा वो, इधर वाले से नहीं लेगा, इधर वाले से लेगा। मतलब हमेशा वो डबल बॉन्ड बीच में बनाने की कोशिश करता है। यहाँ तो बीच वो किनारा था ही नहीं, यही एक ऑप्शन था, यही बनता और कहीं था नहीं था। फिर इसमें तो 2 ऑप्शन है, यहाँ से निकालेगा तो डबल इधर बन जाएगा और यहाँ से निकालेगा तो डबल, और दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वो निकालेगा कहाँ से? अगर यहाँ डबल होता ऑलरेडी तब दोनों डबल पास होने लगते हैं, तो उसकी मजबूरी थी वो किनारे से लेता, क्योंकि डबल डबल को सटने। तो ये सब कंडीशंस आपके दिमाग में बने रहने चाहिए, तो आंसर तुरंत गलत जाएगा। अब हम इसको, क्योंकि यहाँ पे भी फ्री है, डबल आने वाला नहीं है, पास में लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारा H वहां से और यहाँ का OH। अब बचा क्या, ये देखो CH3, यहाँ CH बचा है और यहाँ भी CH बचा है, क्योंकि ये निकल चुका है, और यहाँ CH, इसमें से आयोडीन निकला है, इसमें से हाइड्रोजन निकला है, दोनों के बीच बांध नंबर। नाम बताओ। 4 कार्बन म्यूट, 2 पे है म्यूट क्वीन, ना तो परफिक्स ना तो ग्रुप। आईपीएससी लिखे 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, 2 पे आएगा इन, परफिक्स है नहीं, म्यूट 4 कार्बन 2 इन, ग्रुप है नहीं, तो आईपीएससी नाम होगा म्यूट 2। तब आपका इसका नाम क्या होगा? सिंपल लिख दें, आइसोब्यूटिल आयोडाइड, फ्रेम वाला आइसोब्यूटिल आयोडाइड। अगर आपको ये नहीं आता है सिंपल तो आईपीएससी चले जाते हैं, 1 2 3 4, 2 आयोडोब्यूटेन। क्या बनता? 2 आयोडोब्यूटेन, 4 कार्बन का चेन बनता, 1 2 3 4, इधर से नजदीक पड़ रहा है, 2 आयोडोब्यूटेन। चाहे 2 आयोडोब्यूटेन को चाहे आइसोब्यूटिल आयोडाइड को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल लिखोगे क्या आईपीएससी लिखोगे? यहाँ जो बन के तैयार है ये आईपीएससी के अकॉर्डिंग हम ब्यूट 2 लिखे हैं। लैंग्वेज क्या बताएंगे? जब अल्कोहल की उपस्थिति में, यहाँ जो उपस्थिति है रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, अल्कोहल की उपस्थिति में आइसोब्यूटिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ब्यूट 2 बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स, isobutyl iodide treated with potassium hydroxide to form but2ene। लैंग्वेज आप जिस तरह समझते हो तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते हो कॉपी भरेगा नहीं, नंबर हो सकता है कट जाएगा। और नीचे हम नाम अभी लिख दे रहे हैं, बाद में नाम लिखना एकदम बंद कर देंगे, वो आप घर पे सोच सोच के लिखना। अगला ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एलिमिनेशन है कि नहीं?
है ना, एलिमिनेशन है, क्योंकि फिर आपका हेलोएल्केन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, और हेलोएल्केन मतलब Cl जुड़ा है और KOH अल्कोहल ही है, अल्कोहल के साथ आया है, तो यहाँ पे भी एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, K आएगा, Cl को निकालेगा, Cl, लेकिन जब OH आएगा तो वहाँ थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। OH आपके अल्फा हाइड्रोजन को मांगता है और इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो चाहता है कि बीच में रहे, लेकिन अगर बीच में कराओगे तो डबल डबल सटने लगेगा, मतलब वो इधर से नहीं लेगा, इधर से लेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के बना देगा। बचा क्या, यहाँ बचा CH2, यहाँ बचा CH, यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसमें से निकला है और इसमें से निकला है, समझ में आया? नाम क्या होगा, 4 का चैन आइसो नहीं होगा, 4 का चैन ब्यूट, 1 पे और 3 पे 2 ही आ रहा है, 1 स्पीड आई ना तो पत्नी से ना ग्रुप। देखो आप घर पे अगर 1-2 घंटे से कम काम करते हो तो ये माइंड में रखना, रिएक्शन पढ़ रहे हो, हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे। आज भले मजा आ रहा होगा कि हाँ समझ रहे हैं, 4 दिन बाद एक नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग कंटिन्यू कम से कम महीनों प्रैक्टिस किए थे अपने समय में, तब जाके थोड़ी बहुत अपने अंदर एक समझ बनी रिएक्शन को लेकर। और अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो फिर रिएक्शन आपके बच्चे समझेंगे, आप छोड़ ही देना। कुछ लोग बहुत शातिर दिमाग के होते हैं, सोचते बिना पढ़े आ जाता है, बिना पढ़े आने का चांस, पढ़ो तो आता ही नहीं है, बिना पढ़े कहाँ से आ जाएगा। प्रैक्टिस बनाए रखना, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन चार्ट, मैकेनिज्म, कई चार्ट की प्रक्रिया इसमें कुछ नए बच्चे हैं इसलिए स्लो चल रहे हैं। आपने कितने मैकेनिज्म पढ़े? 3, 2 रिएक्शन विथ मेटल और एक एलिमिनेशन। तीनों के रूल, तीनों के मैकेनिज्म अलग अलग है, तीनों में काम अलग अलग करना पड़ रहा है और प्रोडक्ट भी तीनों में अलग बन रहा है। अच्छा नीचे आप तो लाइन छोड़ते रहना, घर पे जाके नाम प्रैक्टिस डेली कर लोगे ना, तो डेली कम से कम 10, 20, 50 कंपाउंड आप आके आ जाएगा पेज में, जाके उसी का नाम लिखने की कोशिश करना। अगर सिंपल आता है तो सिंपल लिखो, नहीं आता है तो फिर तो IPS के ही है। अगला क्या पढ़ा जाए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो चौथे से लेकर 15वें तक है, मतलब 12 सबके मैकेनिज्म सेम, तो जितना बच्चा है उसको एक साथ पढ़ सकते हो। सबके मैकेनिज्म बहुत ही आसान, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तरफ कुछ कुछ हैंडल किए जाते हैं। हेलो जी,
आपका 4 नंबर से लेके 15 नंबर। इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनका मैकेनिज्म तीनों से आसान होता है और सबके एकदम सेम है। बस इसमें आपको थोड़ा सा माइंडली ये सोचना है कि इसमें होता क्या है। ये जानना है डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो ना, अपने रेडिकल को चेंज करना, ये इसको दे देता, अपने भी इंटरचेंज करते हैं, जैसा कि आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। और इनमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का मतलब वो पार्ट जो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा या न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करेगा। अब जैसे हर चीजों में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, वो अक्सर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते हैं और वही आपके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की तरह या नाभिक के स्नेही के भाग की तरह कार्य करते हैं। वो लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। आपको जैसे मान लीजिए कोई आपका कुर्सी लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, कोई एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आए जो किसी एक को वहां से हटा के अपने बैठ जाए, इस मैकेनिज्म पे कार्य करने वाला ये रिएक्शन है। मतलब जैसे आप सब लोग बैठे हो, कोई एक आता है जो कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो आपको वहां से हटाता है और खुद बैठता है, तो इस टाइप के मैकेनिज्म पे जो काम करते हैं उनका पूरा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में कौन आएगा ये इंपॉर्टेंट है, उस कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है। तो इसका जो पार्ट अगर जानना चाहते हो, जैसे KOH है, NaOH आया, तो उसका क्या आएगा? R तो रहेगा, OH आएगा। अगर Na आई है तो उसमें से क्या आएगा? याद रख लो, जुड़ता चला गया है। तो वो पार्ट्स आप जान जाओगे, हम लोग एक एक करके बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। चौथे नंबर का बता रहे हैं, CH3CH2Br हेलोल्केन है ना। अगर इसका रिएक्शन हम KOH से कराएं, अच्छा या तो प्लस करके लिखो या तो एरो पे लिखो, दोनों बात सेम होता है। चाहे तीर के ऊपर लिख दो और चाहे प्लस करके लिख दो, तो बात सेम होता है। KOH रिएक्शन करने आ रहा है, यहाँ एल्कोहल लगा देंगे तब चला जाएगा। हम खाली KOH लिखे हैं या तो फिर खाली NaOH लिखते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये क्या देगा हमें? OH। कहाँ देगा? हाइड्रोजन की जगह हटवाएगा। तो बस जैसे फ्रेम है एकदम सेम फ्रेम आप लिखोगे, बस खाली जहाँ ब्रोमीन है उसको हटा के वो अपने बैठेगा और जो ब्रोमीन है वो के साथ क्या बना देगा? समझ में आ रहा? पांचवें का मैकेनिज्म देखो, एक एक करके बता रहे हैं। अगर हमारे पास लिखा है CH3CHICH3 रिएक्शन करा रहे हो आप NaI से, किससे करा रहे हो? तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनता है, इसमें से I आएगा और I यहाँ Cl को रिप्लेस करेगा, आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा? CH3 यहाँ जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा I से, और जो Cl उसके साथ। अगर हम छठे मैकेनिज्म की बात करें, CH3 आपके हाइड्रोजन किसी भी तरह हो सकते हैं, ये भी तो हाइड्रोजन है, उसका नाम होता होगा। इसका रिएक्शन अगर हम KCl से कराएं, KCl, तो इसमें कौन सा पार्ट आता है? Cl पार्ट आता है। Cl पार्ट वहां से आएगा और Cl आपकी इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। मतलब क्या बन जाएगा? जैसे फ्रेम आपका लिखा उसको लिख लो, आप जोड़ दोगे क्या? तो जो यहाँ पे Br है उनके के साथ, अगर हम लिख रहे CH3I, ये भी हाइड्रोजन है, चाहे छोटा हाइड्रोजन ले चाहे बड़ा हाइड्रोजन ले, उसमें हम रिएक्शन ऐड कराएंगे HCl से। HCl आपको Cl नहीं देता है, NC देता है। जब यहाँ से हटाएगा और यहाँ जोड़ देगा NC, बाहर निकलेगा। तो हमने 4, 5, 6, 7 चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां भी बताए। यहाँ से देखो सबके मैकेनिज्म सेम लग रहे हैं, बस आपको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से उसको रिप्लेस करना है। नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, नियोब्यूटिल ब्रोमाइड, पोटेशियम साइनाइड, नियोब्यूटिल साइनाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, सिल्वर साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, सिल्वर आयोडाइड। नेमिंग जिसको आता है नीचे नेम लिखेगा, ऊपर लैंग्वेज लिख सकता है। 4 मैकेनिज्म को